हेलो एवरीवन। अन्वेषण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है कि वेस्ट एशिया या जिसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां पे इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों बढ़ रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स का भारत या बाकी के जो कंट्रीज हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मिडिल ईस्ट में आखिर हो क्या रहा है, क्यों देश एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, कौन से देश एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और क्यों हो रही है फाइट। और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पे इस मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट का क्या अंतर पड़ेगा या क्या असर पड़ेगा। अब देखो, यहां से आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करना। जब हम अपने अनुसार एशिया के इस वेस्टर्न पार्ट को देखते हैं तो हम उसे वेस्ट एशिया बोलते हैं। वहीं पे जो यूरोपियंस हैं या फिर जो यूएस वाले हैं वो उसको मिडिल ईस्ट के नाम से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफी डिप्लोमैटिक वर्ड है वेस्ट एशिया। एक तरफ जो अगर हम देखें तो चाइना या इंडिया की बात करें जो आज के डेट में अपनी डिप्लोमेसी को काफी इनहांस कर चुके हैं, काफी बढ़ा चुके हैं, तो वो इस रीजन को वेस्ट एशिया के नाम से रेफर करते हैं। वहीं पे जो हमारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएस है वो इसे मिडिल ईस्ट का नाम देता है। तो ये यहाँ पे भी आपको समझने की जरूरत है कि जब आप आंसर भी लिख रहे हो या कुछ बोल रहे हो तो वेस्ट एशिया, अगर आप इंडिया के हिसाब से लिख रहे हो तो आपको इस जगह को वेस्ट एशिया लिखना ज्यादा प्रेफरेबल है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम इस क्राइसिस थिएटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्राइसिस थिएटर में गाजा और जो इजराइल का जो युद्ध है वो आप सभी को मालूम है कि कैसे गाजा और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है इस रीजन में। और इसके साथ साथ यहाँ पे सीरिया जो है वो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन है। इराक में 2000 के स्टार्टिंग में जब से यूएस ने यहाँ पे अटैक किया उसके बाद से कुर्दिस्तान और बाकी जो रिबल ग्रुप्स हैं वो भी यहाँ पे एक्टिव हैं। इसके साथ साथ ईरान में आप सभी को मालूम है कि ईरान में हाल फिलहाल के कुछ दिनों में स्पेशली ईरान और यूएस के बीच में जो चैलेंजेस चल रही है उसको लेकर कितना डिस्प्यूट चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में ईरान ने पाकिस्तान पर भी अटैक किया है और रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी ईरान पर अटैक किया है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है यमन। इस यमन ने रेड सी में इजराइल के वेसल्स को अटैक किया है और ये रेड सी का जो जोन है ये काफी अब प्रभावित क्षेत्र रह रहा है। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो जैसे यमन के जो हाउदी रेबल्स हैं उन्होंने इजराइल के शिप्स या यूएस के शिप्स को टारगेट किया। अब इसके रिटेलिएशन में यूएस और यूके इन दोनों ने जो हाउदी रेबल्स है उन पर भी अटैक किया है। तो आप देख सकते हो कि इस पूरे रीजन में यहां इजराइल से लेकर इजराइल के बाद आप सीरिया देख सकते हो, ईरान देख सकते हो, अफगानिस्तान आपको मालूम ही है कि पहले से कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में भी आपको मालूम है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बलूचिस्तान से लेकर जो कश्मीर रीजन है या पाकिस्तान के अंदर के भी सिटीज में जो दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो इंटरनल रूट्स तक इसके फैले हुए हैं। और इसके साथ साथ जो अब असर है वो पड़ने जा रहा है यमन के इस रेड सी वाले रूट में। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट में। अब इसके आगे अगर हम बात करें इस वेस्ट एशिया क्राइसिस की बात करते हैं कि आखिर इसकी ओरिजिन क्या है। जैसे आप सभी को मालूम है आज अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1947 में ब्रिटिश की एक मेजर पॉलिसी या बोल सकते हो कि ब्रिटिश ने हमें जाते जाते एक जो श्राप दे दिया एक लंबे समय तक का, वो है इंडिया का पार्टीशन। और इंडिया के पार्टीशन के कारण आप सभी को मालूम है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी से लेकर हमारी नेशनल सिक्योरिटी, लोगों की लाइफ, हमारे रिलेशंस, ये सभी किस तरीके से प्रभावित हुए। तो ये जो ब्रिटेन के द्वारा ये जो ब्लंडर इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश के रिलेशन में किया गया, ये सेम ब्लंडर इंग्लैंड ने मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में भी किया था जब उन्होंने इजराइल जैसे एक न्यू कंट्री की अवधारणा या न्यू कंट्री को बनाने की कोशिश की थी, जिसमें इजराइल के साथ साथ बाकी जो वेस्टर्न एडवांस्ड कंट्रीज थे, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे और यूएस थे, उनका भी साथ था। अब यहीं पे आप देख सकते हो 1947 में यूएन ने पैलेस्टीनियन टेरिटरी को डिवाइड किया अरब और ज्यूइश एरिया के बीच में। और 1948 में अगर हम बात करें
तो डेविड बेन ग्यूरियन उन्होंने डिक्लेयर किया इजराइल को एक स्टेट के तरीके से, एक नए कंट्री की तरफ से। इजिप्ट, इराक, सीरिया और लेबनान ने इस इजराइल पे अटैक कर दिया। ठीक है, अब अटैक उस समय भी 1948 में लड़ाई चल रही थी। फाइनली 1949 में इजराइल ने अपनी एक बाउंड्री स्टैब्लिश की इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ, लेबनान के साथ के। तो ये सारी बाउंड्रीज वहां पे इजराइल ने फॉर्म की। इजराइल को आपको मालूम है ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट प्रोवाइडेड था, और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पे अपना ऑक्यूपेशन बनाए रखा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये वेस्ट बैंक का एरिया है, ये वेस्ट बैंक का एरिया है। यहीं पे एक एरिया है जेरूसलम। जेरूसलम जो है उसको माना जाता है कि क्रिश्चियंस, इसके साथ साथ ज्यूइश पीपल और साथ ही साथ जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सभी के लिए जेरूसलम के पास का जो एरिया है वो काफी पवित्र एरिया माना जाता है, काफी होली प्लेस के रूप में इसको माना जाता है। अब 1967 में इजराइल आर्मी ने गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। ये आप देख सकते हो, यहां पे गोलन हाइट्स का एरिया है, यहीं पे आपको सीरिया देखने को मिलेगा। तो गोलन हाइट्स पे कब्जा किया, वेस्ट बैंक पे कब्जा किया, गाजा पे, और साथ ही साथ सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का हिस्सा है उसको भी शामिल कर लिया अपने में। बाद में सिनाई पेनिनसुला को इजिप्ट को रिटर्न कर दिया गया, बट गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे आज भी इजराइल का ऑक्यूपेशन है। 2001 में इजरायली जो सेटलमेंट्स थे वो ये जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं जैसे कि गाजा स्ट्रिप या वेस्ट बैंक, इन सभी पे इजरायली सेटलमेंट्स बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। मींस इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बोला गया कि वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स या गाजा स्ट्रिप ये डिस्प्यूटेड एरिया है। यहां पर जो हमारे इजराइल के जो अथॉरिटीज हैं वो यहाँ पे न्यू सेटलमेंट्स को क्रिएट नहीं करेंगे। पर 2001 के बाद इजराइल ने अपने सेटलमेंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट में जाके, और वेस्ट बैंक से लेकर गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स, इन सभी जगह इजराइल की ऑक्यूपेशन बढ़ती गई। मार्च अप्रैल 2002 इस समय इजराइल की जो आप देख सकते हो कि जो पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसके साथ साथ में जो पैलेस्टीनियन जो रेफ्यूजीज थे या पैलेस्टीनियन जो लोग थे, उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग और टेररिस्ट अटैक, इन सभी चीजों का साथ लेना स्टार्ट किया था। इन सभी चीजों से इजराइल को परेशान करना स्टार्ट किया था। तो इजराइल ने हेवी मिलिट्री ऑफेंसिव प्रोग्राम चलाया और पूरे वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया एक तरीके से। इजराइल के जो टैंक्स थे वो बेथेलम, रामाल्लाह, नाबुलस और जेनीन, इन सभी एरिया पे, यहां वेस्ट बैंक पे उन्होंने कब्जा जमा लिया। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पे जो बॉर्डर शेयर हो रही है वो सीरिया के साथ हो रही है। यहाँ पे फिर आपको बॉर्डर जो है वो जॉर्डन के साथ, गाजा स्ट्रिप आप देख सकते हो मेडिटेरेनियन के पास, और यहाँ पे जो एरिया है वो आपका इजिप्ट का है। तो इनिशियली अब हम आज के डेट में बात करें तो जैसे ही इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के कारण अब इस पूरे वेस्ट एशिया में एक, आप बोल सकते हो कि एक अनसर्टेनिटी, एक नई प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सभी देश एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो इस पूरे लड़ाई में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इजराइल का काम, इजराइल क्या सोच रहा है, इजराइल का पूरा एम है कि इस बार हमास को जड़ से मिटा देना है, और जो भी इसके हॉस्टेजेस हैं जो गाजा वॉर में या गाजा के जिस समय हमास ने अटैक किया था, तो जो भी इसके हॉस्टेजेस हैं उन सभी को छुड़ा लेना। और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल को पूरा सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है। दूसरी तरफ है एक कंट्री ईरान। ईरान जो है वो एंटी इजराइल नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करता है, जिसमें हमास भी है, हिजबुल्लाह भी है और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी है जिनको ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। अब आपको मालूम है ईरान पे काफी ज्यादा सैंक्शंस लगाए थे यूनाइटेड स्टेट्स ने भी। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पे काफी ज्यादा सैंक्शंस भी लगाए थे। उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी बैन करने की कोशिश की गई थी। आपको मालूम है ईरान के जो मिलिट्री जनरल थे उनकी भी हत्या हुई थी। तो ये सारी चीजें यहां पे चल रही है ईरान की तरफ से। दूसरी तरफ एक और कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स। जनरली कहीं पे भी युद्ध होता है यूनाइटेड स्टेट्स उसमें एंटर जरूर कर जाता है। दो चीजें हैं, पहला यूनाइटेड स्टेट्स का जो व्यापार है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी जगहों पर फैला हुआ है। दूसरी बात ये
कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने डोमिनेंस को भी दिखाने की कोशिश करता है कि कैसे वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहां पे यूएस का एम क्या है कि इजराइल की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, इसके ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करना है, और साथ ही साथ जो यूएस लेड ऑर्डर है, मींस यूएस डिसाइड करेगा वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, इस चीज को अगेन मेंटेन करने का, इस चीज को अगेन प्रमोट करने का। तो ये एम है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स का। अब इस बात करें, अगर इस रेड सी में इतनी चैलेंजेस चल रही है, ईरान से लेकर इसराइल से लेकर अब यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ये सभी भी शामिल हो चुके हैं। साथ ही साथ जो यमन के जो हाउदी रिबेल्स हैं वो भी इसमें कूद चुके हैं। तो आखिर इस रेड सी क्राइसिस का, या जहां पे अभी अटैक हुआ है, उसका परिणाम क्या है? अब देखो, सबसे पहले अगर हम इस जोन की बात करें, ये जो जोन है जहां पे रेड सी का क्राइसिस चल रहा है, यही जोन है जो यूरोप को कनेक्ट करता है एशिया से। और आप देख सकते हो बहुत ही शॉर्ट रूट है जहां से इंडिया यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच सकता है। तो अब इस रोड पे अगर ब्लॉकेज होती है, ये जो रूट वेज है उस पर ब्लॉकेज होती है, तो इसका जो असर है वो हमारी इकोनॉमी पे भी देखने को मिलेगा। जो वॉर रिस्क प्रीमियम है वो 10 से 15 लाख हायर हो सकते हैं। साथ ही साथ जो कंटेनर की जो फ्रेट रेट्स हैं, कंटेनर जो लाए जाएंगे उनकी जो रेट है वो 30% से अधिक बढ़ जाएगी। जो अगर शिप के पिंग टाइम की बात करें तो लगभग 2 वीक्स तक इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। लगभग भारत का 20% एक्सपोर्ट, भारत जो निर्यात करता है, भारत जो एक्सपोर्ट करता है, उसका लगभग 20% इस रेड सी और स्वेज रूट या स्वेज कैनाल के थ्रू होकर पास करता है। अल्टरनेट रूट क्या है? क्या भारत के पास कोई अल्टरनेट रास्ता है? एक अल्टरनेट रास्ता है केप ऑफ गुड होप का, बट आप देख सकते हो कि अगर केप ऑफ गुड होप को अगर हम फॉलो करके मूव करने की कोशिश करें तो ये काफी लंबा एरिया है, इसमें जो फ्रेट रेट्स हैं वो भी बढ़ेंगे, जो टाइम है वो भी बढ़ेगा, ट्रेड अल्टीमेटली हर्ट हो सकता है। तो ये एक एरिया है केप ऑफ गुड होप। आपको मालूम है स्टार्टिंग में जब यूरोपियंस आए थे, जिस समय स्वेज कैनाल नहीं था, तो केप ऑफ गुड होप के थ्रू ही वो इंडिया तक या बाकी जो हमारे कंट्रीज हैं साउथ एशिया में वहां तक पहुंचे थे। तो अल्टरनेटिव रूट है। अब यहां पे इस एरिया को सिक्योर करने के लिए, रेड सी के एरिया को सिक्योर करने के लिए 10 अलग अलग देशों की नेवी जो है वो साथ में आई है, ताकि रेड सी को सिक्योर एरिया बनाया जा सके, यहां पर अटैक ना हो, ट्रेड आसानी से यहां से कैरी आउट किया जा सके। तो ये है वेस्ट एशिया में हो रहे चैलेंजेस और उनका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे। हमने देखा कि कौन कौन से मेन प्लेयर्स हैं, कहां से इसकी कहानी स्टार्ट हुई और भारत पे इसका क्या असर पड़ सकता है। साथ में हमने देखा कि क्या अल्टरनेट रूट भी अवेलेबल है। अब आते हैं, अब आप हमारे अन्वेषण आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ सकते हो, जहां पे डेली न्यूज फीड मिलता है, आपको डेली क्विज मिलता है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी की नई बैच भी लेकर आए हैं, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भी आप इनरोल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद अस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।